हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द एडू मिरर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आदित्य आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए टेस्ट सीरीज जो आयोजित की गई है उसके अगले सेट को देखेंगे, जिसमें आज सेट नंबर 18 होगा, जिसका पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने होगा कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों, हर्ष की राज्य की जो राजधानी थी कहाँ थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग या थानेश्वर। तो दोस्तों ये कहाँ पे थी? कन्नौज थी। ठीक है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। और इसने कहाँ से स्थानांतरित किया था? तो पहले थानेश्वर थी। ठीक है, थानेश्वर थी। थानेश्वर से कहाँ किया? कन्नौज किया। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हर्ष के साम्राज्य की जो राजधानी थी वह कन्नौज थी। कहाँ से स्थानांतरित किया था? तो इसने थानेश्वर से उठाकर कन्नौज को कर दिया था अपने साम्राज्य की राजधानी। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाएगा कि मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। दोस्तों, मुगल काल में जो युद्ध हुए थे उनमें कुछ विशेष युद्धों का यहाँ पे दिया गया है, उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। कालक्रम अनुसार की अगर बात किया जाए तो पहले देखें घाघरा का युद्ध। घाघरे के युद्ध की अगर बात किया जाए तो ये हुआ था दोस्तों, घाघरा का युद्ध जो होता है ये 1529 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 5 मई 1529 को होता है। खानवा के युद्ध की अगर बात करेंगे दोस्तों हम लोग, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। और चौसा का युद्ध होगा दोस्तों, जो चौसा के शेर शाह और हुमायूं के मध्य होता है ये 1539 में होता है। कब होता है? 1539 में होता है। और एक बचता है आपका सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध दोस्तों 1658 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1658 ईस्वी में। इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सबसे पहले खानवा का युद्ध 1527 में होता है एक नंबर पे, है ना। और उसके बाद दूसरे नंबर पे देखें घाघरा का युद्ध होता है 1529 ईस्वी में। फिर उसके बाद देखेंगे चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में। और सामूगढ़ का युद्ध जो होता है 1658 में। इस प्रकार 2, 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आपका बनेगा 2, 1, 3 और 4। यानी घाघरा का युद्ध 1529, खानवा का युद्ध जो होता है 1527, सामूगढ़ का युद्ध जो होता है 1658 और चौसा का युद्ध जो होता है 1539। ठीक है, देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन होगा हम लोग के सामने कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। दोस्तों, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का मतलब कि 1857 की जो क्रांति थी इसके बारे में ही पूछा गया है ना। 1857 के जो विद्रोह था, 1857 की जो क्रांति कही जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्रांति होती है 1857 की। तो इसका जो प्रतीक था ये क्या था? कमल, रोटी, बाज, रुमाल या 2 तलवारें। तो दोस्तों कमल और रोटी थी। ठीक है, जो 1857 की क्रांति थी, स्वाधीनता संग्राम जो था, इसका प्रतीक जो लोगो था यह कमल और रोटी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहा जाएगा आपसे कि खाने का नमक किससे बनता है। दोस्तों, खाने का नमक किससे बनता है? कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, कमज़ोर अम्ल और मजबूत क्षार या मजबूत अम्ल और कमज़ोर क्षार। दोस्तों, खाने के नमक की बात की गई। ठीक है, खाने का नमक क्या कहते हैं? इसे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का अगर बात किया जाए जिसे क्या कहते हैं? NaCl, है ना। खाने के नमक क्या होता है? NaCl। दोस्तों, ये किससे बनता है ये पूछा गया है। तो देखिए, ये जो होता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। जो खाने का नमक होता है NaCl, ठीक है, ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने, कहा जाएगा कि समय की मूल इकाई क्या है। दोस्तों, समय की मूल इकाई सेकंड होती है। जैसा कि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि समय की जो मूल इकाई होती है वह सेकंड ही होती है। ठीक ना। कहा जाएगा कि इंडियन मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडियन मिसाइल वुमेन। ठीक है, कल्पना चावला, अदिति पंत, टेसी थॉमस, इनमें से कोई नहीं। मिसाइल मैन की अगर बात करता है, अगर बाय द वे, तो आप बहुत आसानी से कर लेते हैं ना। अगर मिसाइल मैन की अगर बात करता तो मिसाइल मैन में आप लगा देते बहुत आसानी से कि APJ अब्दुल कलाम। ठीक ना, APJ अब्दुल कलाम बहुत आसानी से लगा लेते हैं अगर मिसाइल मैन की बात पूछता तो। मिसाइल वुमेन की बात पूछता है तब यहाँ पे बात फंसती है और आप कहेंगे टेसी थॉमस। दोस्तों, जो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया से संबोधित जिसे कहा जाता है, देखेंगे कि ये टेसी थॉमस हैं। और ये जबकि APJ अब्दुल कलाम के संरक्षण भी काम कर चुकी हैं। टेसी थॉमस भारतीय मूल की, यह जो है इन्हें कहा जाता है इंडियन मिसाइल वुमेन। ठीक है, किसे? टेसी थॉमस को। आगे देखते हैं। अगला जो होगा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर पैराथायराइड ग्रंथि। दोस्तों, सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है ये कौन सी होती है? तो सबसे छोटी ग्रंथि की अगर बात किया है तो यहाँ पे आप कहेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है।
और देखेंगे इसके बारे में हम लोग। जो इसका आकार होता है, दरअसल ये कहाँ पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि, तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है और इसका जो आकार होता है एक मटर के दाने के जैसा होता है। कितना होता है? एक मटर के दाने के बराबर होता है। ठीक है, इसका आकार जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि का। और पाई कहाँ जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा, कहा जाएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया? दोस्तों, कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है? कॉलेजियम व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति करनी है तो एक पीठ बैठती है, वह जो एक समिति होती है उसे कॉलेजियम कहा जाता है। और यही कॉलेजियम जिस विधि से हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हुए कहा जाता है कॉलेजियम व्यवस्था के अपनाया गया है। ठीक है, अब ये कॉलेजियम व्यवस्था की जो स्थिति की बात किया जाए, ये 1993 में ये शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1993 में ये हमारे संविधान में ये लिखित नहीं था। इसके पहले ऐसे नहीं होता था कॉलेजियम व्यवस्था से। 1993 से होने लगा 2015 में, जबकि बंद भी कर दिया गया था। इस पर बहुत विवाद होता रहा। दरअसल ये होता क्या है कॉलेजियम की, अगर हम लोग बात करें तो कॉलेजियम जो होता है इसमें दरअसल जो होते हैं 1+4। ठीक है, क्या होते हैं? 1+4। इसमें जो एक अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, इस समिति में 4 अन्य सदस्य, मतलब कुल मिलाकर यह 5 सदस्यों की एक समिति होती है, जिसमें एक जो अन्य सदस्य यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और बाकी के अन्य 4 सदस्य वरिष्ठ न्यायाधीश ही होते हैं सुप्रीम कोर्ट की। यही लोग मिलकर एक नए न्यायाधीश की क्या करते हैं, यहाँ पर नियुक्ति करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये कॉलेजियम व्यवस्था के तहत जो एक कराया जाता है, काफ़ी इस पर विवाद होता रहा है, काफ़ी इस पर प्रश्न चिन्ह भी उठते रहे हैं। मगर इसकी अगर शुरुआत की अगर बात किया जाए तो इसकी शुरुआत जो होती है दोस्तों, ये 1993 में ही होती है। ठीक ना? ठीक, आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और निम्नलिखित कथनों पर से विचार करके देखिएगा आप क्या बात कही जा रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के तुरंत पारित करने का विरोध किया था। वर्तमान संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा और समझने की कोशिश करेंगे इसमें से कौन सी बात जो है सही है। ठीक है, ये विचार करने की बात है। तो यहाँ पे अगर विचार करने की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को तुरंत पारित करने से मना किया था, विरोध किया था। सही है। उद्देश्य प्रस्ताव देखेंगे दोस्तों, जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को इसे क्या कर दिया गया, स्वीकार कर लिया गया था। और यही चल के हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका का रूप लेता है। तो बात किया जाए तो ये देखिए, वर्तमान संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। बिल्कुल सही। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसी पर आज की हमारे संविधान की प्रस्तावना इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ये भी बात सही है। और इसे इतना जल्दी इसे पारित कर देने के बाद इसका विरोध जो किया था भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था कि इसे इतना जल्दी नहीं पारित करना चाहिए, इसलिए ये भी कथन दोनों सही है, यानी कि A और B दोनों, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? C इज़ द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, आइए आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जाएगा कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश का रंग किस कारण लाल होता है? दोस्तों देखेंगे, जब सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है उस समय आकाश का रंग जो होता है किसके कारण लाल होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन। तो दोस्तों ये प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, किसके? ये प्रकीर्णन का है, जिसे हम लोग कहते हैं ना स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग, यानी कि प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह दोस्तों आज के हम लोग सीरीज के एक क्वेश्चन था, अंतिम प्रश्न था। आई होप कि आप क्वेश्चन को अच्छे से देख रहे हैं, कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप डेली ऐसे निरंतर करते रहेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। ठीक है, तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, दोस्तों तक भी शेयर करिए, लाइक करिए। फिर हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।